जिलाध्यक्ष मुकेश जी, विंद्रा बैंक के चेयरमैन, आज की उस्मानी मंच, आज की इस प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और जिस प्रकार अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार आपका सहयोग करने मिलता रहा आगे भी प्रेस पर जारी रहेगा। अब मैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से आग्रह करूँगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में से भारतीय जनता पार्टी की साजिश और षड्यंत्र की वजह से प्रदेश में राजनीतिक अराजकता का माहौल पैदा हुआ और आज नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो बातें यहाँ पे रखी हैं, सबसे पहले तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी की महत्वाकांक्षा की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए और वो यहाँ पे सरकार गिराना चाहते थे। प्रयास उन्होंने किए, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और इस सारे एपिसोड में लगभग 7 के आसपास एमएलए की नौकरी जाएगी। 4 की जा चुकी है नौकरी, 3 की और नौकरी जाएगी। 7 एमएलए की जो नौकरी गई है उस सब के लिए जिम्मेवार जो है भाजपा और भाजपा का षड्यंत्र जिम्मेवार है। और आज भी वो कह रहे थे कि ये चुनाव क्यों हुए, ये जनता को बताया जाए। तो यही तो हम हिमाचल प्रदेश की जनता जो को बता रहे हैं कि ये भाजपा की महत्वाकांक्षा थी। वो हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेशन लोटस किया। ऑपरेशन लोटस जो है हिमाचल प्रदेश में विफल हुआ। आज हमारे 38 एमएलए हैं, 38 एमएलए हैं और सरकार पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो चुनाव हो रहे हैं इसका प्रदेश सरकार की स्थिरता पे अब कोई असर नहीं होने वाला है। ये तो जो 3 चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे तीनों जगह निर्दलीय एमएलए थे और वो निर्दलीय जयराम जी के झांसे में आके अपनी नौकरी गंवा रहे हैं। आज वो कह रहे थे कि जी जनमत हमारे साथ है। अगर जनमत उनके साथ होता तो उनकी सरकार ना बन जाती हिमाचल प्रदेश में। जनमत विधायकों की संख्या से बनता है और वो लगातार यहाँ जनता को झांसा दे रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 4 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। और आपने देखा कि 4 तारीख के बाद हमारी सरकार पूरी तरह स्थिर और टिकाऊ हो गई। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हिमाचल के लोगों से माफी क्यों नहीं मांग रही है? लीडरशिप को का जिम्मा है कि वो माफी मांगे हिमाचल प्रदेश के लोगों से कि हमने यहाँ पे जो जनादेश मिला था हमने उसका अनादर करते हुए प्रदेश सरकार गिराने की कोशिश की, हमसे गिरी नहीं और सरकार जो है आज भी कायम है और आज के बाद भी अगले 3.5 साल भी कायम है। और मैं भाजपा के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं।
कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करे। आपको 3.5 साल नारे लगाने हैं, आपको अगले 3.5 साल सड़कों पे रहना है। कोई गुंजाइश नहीं है कि आप लोग किसी भी तरह से जो है राज में आ जाएं। और जनादेश, जिस जनादेश की वो बात कर रहे हैं, वो जनादेश हमारे साथ है। प्रदेश का इलेक्शन तो एमएलए की सीटों से जनादेश का पता लगता है। 6 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 4 हम जीत गए और उसके बाद अब 3 हो रहा है। ये तो तीनों सीटों का फॉरगॉन कंक्लूजन है कि ये तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। कोई गुंजाइश नहीं है भाजपा को एक भी सीट मिलने की। हफ्ता एक रह गया, उसके बाद पता लग जाएगा। तो इसलिए अभी भी भाजपा के लोग जो है जहां पे जनता में आके कह रहे हैं कि सीपीएस की पिटीशन पड़ी है, तो सीपीएस की पिटीशन पड़ी है, तुम्हारा उससे क्या फायदा हो रहा है? कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है प्रदेश सरकार ने अपॉइंट किए थे और प्रदेश ना तो उनको कोई चुनाव सत्ता दे सकता है, ना कोई अदालत से कोई उनको रिलीफ मिल सकता, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से जो है तक जाके उनको जो है राहत नहीं मिली। जब ये 9 लोगों की नौकरी जब विधानसभा से बाहर हुए, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाके आए और सर्वोच्च न्यायालय से इनको राहत नहीं मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पिट गए, जनता की अदालत में भी पिट गए। और हमने कल भी कहा था कि सबसे बड़ी निराशा भाजपा के काडर में है। भाजपा का काडर इनसे बार बार पूछ रहा है कि ये 9 लोग आप कहां से लाए? आपने जो है पार्टी को पूरी तरह नजरअंदाज करके जिन लोगों को टिकटें दी और ये कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से चुनाव आए। लेकिन जब इन्होंने उन 9 लोगों को टिकटें दी तो सारे प्रदेश को पता लग गया कि इस साजिश के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे जो है भाजपा थी और भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप भी इसके पीछे थी। सेंट्रल लीडरशिप थी पीछे, तभी तो इनको हेलीकॉप्टर मिले, तभी तो इनको जो है 5 स्टार होटल मिले, तभी तो इनको सीआरपीएफ मिली, सारी चीजें इनको जो उपलब्ध हुई। तो इसलिए अब स्थिति बिल्कुल साफ है। भाजपा की लीडरशिप को चुनाव से पहले ही हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़ के, कि बहुत बड़ी चूक हो गई। हमने ऑपरेशन लोटस किया, ऑपरेशन लोटस यहाँ पे विफल हुआ और हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये साफ कर दिया। और ये बार बार हम पूछ रहे हैं कि आपने जो ये सरकार गिराने की साजिश की, आप ये तो बताएं कि पैकेज डील क्या हुई? इन 9 लोगों के साथ आपका क्या जो है डील हुई थी? पैकेज डील क्या थी? प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि कोई ना कोई तो आपने इनके साथ बातचीत की होगी, आपने साजिश रची, आपने इनको झांसे में लिया, आपकी वजह से इन लोगों की नौकरियां चले गई, आपकी वजह से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी विजयी हो रही है। और उस विजय होने के बाद जब सरकार जो है उस पर कोई आंच नहीं आई, तो मैं ना मानूं कब तक जयराम कहते रहेंगे कि सरकार बनेगी या सरकार गिरेगी। और जितनी बार वो बोल रहे हैं सरकार गिरेगी, मैं तो समझता हूं कि उतनी बार स्ट्रांग होती है कि जितनी बार ये कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, मुझे लगता है कि जब से वो कंगना के साथ चलते चलते गिरे थे, उनके मुंह में एक ही बात आ गई है, गिरेगी गिरेगी गिरेगी। अदरवाइज जो है सरकार तो नहीं गिरती। आप अपना बचाव करो, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा विस्फोट होना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग ही इनको माफ नहीं करेंगे कि ये आपने क्या किया। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला है। सारे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के जहां भी चले जाओ,
अब हम यहाँ आए थे, यहाँ हमें भाजपा के कुछ लोग मिल गए, मेरे से पूछ रहे थे क्यों आए। मैंने कहा मैं तो कमलेश जी के प्रचार को आया हूँ। कहते आप क्यों आए, हम ही काफ़ी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बहुत नाराज़ हैं, वो उनका काडर ही नाराज़ है कि आपने ये ऐसी हरकत क्यों। तो इसलिए यहाँ तो जो 3 चुनाव हो रहे हैं, तीनों जगह जो है निर्दलीय एमएलए थे, और ये कभी कह रहे हैं कि उनका लेट चुनाव क्यों करवाया, या कभी कह रहे हैं कि पहले 6 का क्यों करवाया। भाई ये तो प्रक्रिया है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके आ गए, आप सारी अदालतों में जाके आ गए, स्पीकर के फैसले आए हैं टाइम टू टाइम। हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम स्पीकर को फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सारी प्रक्रिया के बाद अब ये स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार पूरी तरह मजबूती से आगे बढ़ेगी, और इसमें जो लोग कैजुअल्टी हो गए हैं, एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है। एमएलए ये पब्लिक जब देने पे आती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं एक बार एमएलए बन गया, मैं दोबारा बन जाऊंगा। और वो एक्सपेरिमेंट हो भी गया तो पता लग गया कि 4 पहले चले गए, 3 अब चले जाएंगे। मैं तीनों जगह देखा है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट एमएलए ये तो बताएं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। और इंडिपेंडेंट होने के नाते वो साइड करना था, हमारे साथ नहीं साइड करना था, बीजेपी के साथ कर लेते। किसी बिल पे हमें वोट नहीं डालने थे तो उनको डाल देते, उनके साथ अपनी सीट से लगवा लेते। लेकिन ये तो कोई नहीं है कि वो कहें कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे के क्या बनना है उन्होंने? अब बनना क्या चाहते हैं? एमएलए थे, अब क्या बनना चाहते हैं? एमएलए फिर बनना चाहते हैं, और वो बनेंगे नहीं अब। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे हमारे प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं देरा से, और हम यहाँ पे मैसिव जीत अर्जित करने वाले हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे होगी, और देरा की जनता को भी समझ आ गया है। देरा के लोग जो है उनका सीधा कनेक्शन पावर हाउस से हुआ है। उनकी सीधी तारें जो है, देरा की तारें जो है शिमला से जुड़ गई है। और श्रीमती कमलेश ठाकुर जो है, सुक्खू जी की कामयाब राजनीति के पीछे भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, और डाउन टू अर्थ लेडी है। हर व्यक्ति को अटेंड करती हैं, सम्मान से बात करती हैं, और यहाँ भी पूरे सम्मान से जो है वोट मांग रही हैं। फिर भी कुछ लोगों को एतराज़ हो रहा है, लगातार एतराज़ हो रहा है। इन लोगों को तब एतराज़ नहीं होता जब प्रधानमंत्री जो है गुजरात से जाके जो है यूपी में जाके बनारस में जाके जो है खड़े हो जाते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं होती। नड्डा है कोई स्टेट में हो जाता है। लेकिन कमलेश हिमाचल की बेटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री की पत्नी है, और मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद जो उनका यहाँ पे कैंपेन है, जो वो प्रचार कर रही हैं, इतने शालीन तरीके से पब्लिक में, मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद ही अपने चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, बड़े अच्छे ढंग से नियंत्रित किया है। और देरा में कहते थे कि जी जब कांग्रेस की सरकार है बीजेपी का बन जाता है, बीजेपी की सरकार है कांग्रेस का बन जाता है, या कोई इंडिपेंडेंट बने हुए हैं। अब देरा के लोगों को एक निर्दलीय और एक बिल्कुल राजपाट होता क्या है। आज 7 दिन रह गए, 7 दिन के बाद सब लोग देरा के लोगों को ढूंढेंगे सिफारिशों के लिए कि जी
इधर से कोई जानने वाला है तो पकड़ो, काम करवाना है। तो इसलिए ये हमारी सीट जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा पूरा काडर लड़ रहा है। हमारे नेता लोग पूरे शिद्दत से इस चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमीरपुर की सीट पे आज मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। कल परसों मैं उस सीट पे जा रहा हूँ, नालागढ़ की सीट पे कल मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी करके आए हैं। तो हर सीट में लोग ये नहीं है कि सरकार को वोट डालने की बात है, लोगों में इस बात का गुस्सा है कि ये जो भी कुछ भी किया भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में, वो बिल्कुल अनैतिक था और गलत था और लोग जो है भाजपा के अहंकार को जो है उसका बदला ले रहे हैं। तो इसलिए तीनों सीटों पे हम जीत अर्जित करेंगे और पूरा मैंडेट हमारे पास है। ये नेता प्रतिपक्ष का कहना पूरी तरह गलत है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट क्या एमएलए से होता है। अभी विधानसभा का सत्र होगा, मैंडेट बताएंगे उनको कि मैंडेट क्या होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम 40 थे जब हम बने थे, हम फिर 40 से ऊपर निकल के 41 होने जा रहे हैं। पर 6 महीने में इन्होंने क्या कमाई की इस सारे प्रकरण में? इनकी कमाई क्या है कि 6 महीने इन्होंने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा के रखी। सारे प्रदेश में इन्होंने कहा कि सरकार जा रही है और सारी इनकी लीडरशिप इन्वॉल्व रही। 9 चुनाव आगे प्रदेश में, सब कुछ होने के बाद हमारी संख्या बल तो उतनी हो गई, जहाँ से शुरू किया था हमारी संख्या बल तो उतनी रहती है। तो इनको अब जवाब तो दें कि भाई 40 थे ये तो पूरे हैं, तो हमने क्या कमाई की? जयराम जी उसका जवाब दें, नहीं तो प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे कि मैं जो है शॉर्टकट से मुख्यमंत्री बनना चाहता था और मेरी महत्वाकांक्षा ने पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया। तो इसलिए हम 6-7 दिन की बात है, 6-7 दिन के बाद आपके सामने कांग्रेस पार्टी जहाँ से चली थी वहाँ फिर पहुँच के उससे ऊपर पहुँच जाएगी। तो जवाबदेही भाजपा की है और ये इस पूरे प्रकरण में जो ये 3 निर्दलीय हैं, ये 3 निर्दलीय दे आर गोइंग टू लूज जॉब। ये भी अपनी नौकरी खोने की तैयारी करें 7 दिन के अंदर और वहाँ से बिल्कुल प्रदेश जो, और फिर ये कहना कि हमारे काम नहीं होते। भाई जिनके काम नहीं होते वो साइड हट जाओ, जो करवा सकते हैं वो आएंगे, वो करवाएंगे और विकास करवाएंगे, कल्याण करवाएंगे, गरीब की सेवा का एजेंडा पुश करेंगे। और प्रदेश सरकार का जो एजेंडा है, हमने अगर कहा था कि ओपीएस देंगे, कर्मचारियों को पेंशन देंगे, तो हमने पेंशन दी और इनको परेशानी है पेंशन देने से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि ये पेंशन नहीं देनी है, जयराम जी ने भी स्पष्ट कहा था पेंशन नहीं देनी है। उसके बावजूद हमने कहा था हमने देनी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 देने के बाद थी, हमने पहली अप्रैल से शुरू कर दी और हमारे मंत्री जी शांडल साहब बैठे हैं जो जिनको की पेंशन मुहैया करवानी है। अभी कल परसों मैं इनको हरोली लेके गया था, 8000 महिलाओं को ये 4500 रुपये के हिसाब से पेंशन देके आए हैं 3 महीने की, अप्रैल मई जून। और यहाँ की लेडीज़ को तो जो है अब 4 महीने की मिलेगी, अप्रैल मई जून जुलाई 6000 मिलेगा। और 6000 के हिसाब से जो है जितना हमने महिलाओं को कहा था कि आप भाजपा की बातों में मत आओ, फार्म भरो। तो जिन लोगों ने हमारा विश्वास किया उनको पेंशन लग गई, जिन लोगों ने इनका विश्वास किया कि ये नहीं भरो फार्म, ये नहीं मिलने हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे फार्म भरवाओ। तो इसलिए फार्म जिसका फॉर्म आता जाएगा उनको पेंशन मिलने का प्रावधान किया जा रहा है और सब लोगों को मिल जाएगी। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ओपीएस भी हमारा ऐसा ही प्रोग्राम था, ये भी हमारा। अब यहाँ पे आए, अब बोलने को कुछ है नहीं, एजेंडा कुछ है नहीं। अब क्या आज कह रहे थे कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होने जा रही है, या तो आप कह दो कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी गई है, तब तो बात थी। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं आके कि बिजली के बिलों पे बढ़ोतरी आ रही है, 1500 रुपये मिल नहीं रहे हैं, ओपीएस मिलेगी नहीं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति।
प्रदेश की आर्थिक स्थिति का दिवालिया तो आप निकाल के गए हैं। आप 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा आप खड़ा कर गए प्रदेश के ऊपर। ये तो हमने आपने जो है हमारा जो ओपीएस का पैसा है, जब हमने ओपीएस दे दी तो 9,000 करोड़ आपके पास दिल्ली में पड़ा है, वो हमारा पैसा क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? डिजास्टर हुआ यहाँ पे, डिजास्टर में 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ, आपने हमें हमारी मदद नहीं की। ना प्रधानमंत्री यहाँ आए, ना गृह मंत्री यहाँ पे आए, कोई नेता का नहीं आया। फिर ये प्रोविजन है कि डिजास्टर के बाद मूल्यांकन होता है, उसका हमने 9,000 करोड़ का जो है प्रस्तावना भेजी, उसमें से आपने कोई पैसा नहीं दिया। आपने हमारे कर्ज की सीमा आपने घटा दी, जो आपको 11,000 करोड़ आपके समय में मिलता था, हमारे समय में 6,000 करोड़ रुपए आपने कर दिया। फिर आपने जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे कैप लगा दी कि आपको 5,000 करोड़ से ऊपर हम जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट नहीं लेने देंगे, जो कि पहले ओपन था। जीएसटी की कंपनसेशन आपने जो है बंद कर दी। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है आपके समय में 11,000 मिलती थी, हमें जो है इस साल 3,000 करोड़ मिलनी है। इस सब के बावजूद हमने बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन करके हमने ये जो है हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है उनको प्रदेश में चलाया है। तो इसलिए आप तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकते, क्योंकि आप चाहते थे कि हम स्टेट को फाइनेंशियली परेशान करें और वित्तीय तौर पे सरकार जो है कर्मचारियों की तनख्वाह ना दे पाए, पेंशन ना दे पाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दे ताकि हम सरकार गिरा सकें। ये साइमल्टेनियसली कई फ्रंट्स पे काम कर रहे थे। यही नहीं था कि एमएलएस के फ्रंट पे काम कर रहे थे, ये फाइनेंशियल फ्रंट पे भी काम कर रहे थे। आज कह रहे थे कि प्रदेश में फलां जगह गोली चल गई। अरे भाई, आइसोलेशन में कहीं भी कोई वारदात हो सकती है। कानून कोई कहीं पे घटनाक्रम हो गया तो क्या उसके लिए सरकार चली जाएगी? तो इसलिए अराजकता फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, लेकिन अब ये इनके बस से बाहर है। भाजपा की लीडरशिप जो है उसको ग्रहण लग गया है और दिवालिया पिट गया है। ये जो सारा एपिसोड 6 महीने से हो रहा है, ये इसीलिए हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बावजूद हम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकले। इन्होंने एमएलएस का विषय के साथ खेल दिया। अब वो तो वो जाने जिन्होंने जो उनके झांसे में आए, और लेकिन हमारे जो है हम उसी आंकड़े पे पहुंचने जा रहे हैं, उस आंकड़े से ऊपर जा रहे हैं जो हमें मैंडेट शुरुआत में मिला था। ये मुझे आपको कहना था। सर, आपने कहा कि 1 मिनट मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। ये जयराम जी मसरूर आए और मैं किसी से पूछ रही थी कि भाजपा का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा जी आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं। कहते जी बहुत झूठी पार्टी, और ये सिद्ध कर दिया है। यहाँ इनके ऊपर लीडर से लेके नीचे लीडर तक झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करते। मसरूर में आए, कहते जी ये सड़क, पीएससी, ये सब जो है होशियार सिंह ने बनाए। होशियार सिंह तो बॉम्बे से तब आया ही नहीं था जब कांग्रेस के समय में मसरूर की सड़क बनी थी, पीएससी बनी थी, बाउंड्री वॉल दी गई थी, और मसरूर से धनगर तक की सड़क गई। ये जो आज विधायक नहीं रहे हैं, इनके घर की सड़क तो कांग्रेस ने बनाई थी। इसी की पंचायत में अगर मैं काम गिनाने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। आज डेरे का जो रूप है, चाहे यहाँ एचआरटीसी का है, चाहे यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल है, आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज है, ये सब कांग्रेस की देन है। मैं पूछती हूँ जयराम जी ने 5 साल रहे, ये उनके साथ एमएलए भी, कौन सा डेरे का डेवलपमेंट की है? केवल कहने से बात नहीं बनती है। यहाँ जो कुछ हुआ है, जब से डिलिमिटेशन हुई है, हमारा इलाका इधर मिला है, ज्वालामुखी का इलाका मिला है, प्रागपुर का मिला है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। किस नाम पे ये वोट मांग रहे हैं? सिर्फ झूठ बोलने के नाम से। जो कुछ मुकेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इन लोगों ने
क्या डील हुई, कितना लिया, क्या किया, आज भी धनबल का उपयोग हो रहा है। और मुझे मालूम है कि देरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के चाहे वो कहीं भी हैं, वो इनके झांसे में नहीं आने लगे और जयराम जी को उनके झूठ का जवाब जीत के देंगे। मुकेश जी, जयराम जी ये बोल रहे थे कि सुक्खू की तानाशाही, मनमानी और गलत रवैया के चलते उनके 6 कांग्रेसी विधायक और 3 निर्दलीय ने उनका साथ छोड़ दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और लोग आना बाकी है। हो सकता है खुद मुकेश सहनी होते भी आ जाए। वेरी गुड। ऐसा है कि जयराम जी ने जितनी ताकत लगानी थी, जो वो साजिश कर सकते थे, जो षड्यंत्र वो कर सकते थे, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने वो सारी ताकत लगा दी। और हमने पहले कहा था, उन्होंने पहले ये कहा था कि जब चुनाव थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था रिवाज बदलेगा। हमने उनको कहा था रिवाज नहीं बदलेगा, आप बदलोगे। तो आपके पहली फिल्म वो थी जो बॉक्स ऑफिस पे जो है आपके सामने पूरी तरह फ्लॉप हुई। जो रिवाज बदले की फिल्म उनकी थी पहली, वो फ्लॉप हुई थी। फिर उसके बाद ये ले आए ये फिल्म ऑपरेशन लोटस, और वो आपने देखा वो फिल्म उनकी बॉक्स ऑफिस पे फिर फ्लॉप हुई। और अब जो है रही सही कोशिश जो वो कर रहे हैं, इस चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए कि हमारी लीडरशिप क्या ठीक है कि नहीं है। हमारे तो ठीक है, उन्होंने एक साजिश रची, उसमें जो लोग चले गए, कांग्रेस से चले गए, निर्दलीय चले गए, सरकार तोड़ने का प्रयास किया, सरकार नहीं टूटी। उसके बाद कह रहे हैं कि 13 लोग मेरे साथ हैं, अभी तक भी परसों चौथ कह रहे थे कि 12-13 लोग मेरे संपर्क में हैं। कांग्रेसियों की बात छोड़े, ये देखना कहीं अपने एमएलए से संपर्क न टूट जाए। जो हालात हैं कांग्रेस के, तो हम 38 हैं, हमारे 38 में से पहले तो चलो आपने किसी ढंग से चुरा लिए झांसा देके, अब हमारे 41 हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आप बाकियों की तो बात छोड़ो, अब तो पड़ोसी राज्यों में भी कोई बगावत नहीं करेगा। जो हालात हुआ है, इन बागियों की जो हालत हुई है, अगर 9 में 7 बार हो जाते हैं तो आपने क्या कमाई की? एमएलए बनना कोई आसान काम थोड़ी है। आप एमएलए शिप खो रहे हैं, और अब जिन 4 की एमएलए शिप गई है वो सब लोग बोल रहे हैं जयराम जी ने मरवा दिया। चेहरा भी बदल जाएगा, सुख नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। ऐसा है, वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं, बार बार जो है झांसेबाजी करके कुछ भी बात अनाप शनाप फैला के चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव क्रेडिबिलिटी पे जीते जाते हैं। हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी है, और हम सब लोग एकजुट होके भाजपा को शिकस्त दी है। और इसलिए वो जो भी कहें, चाहे वो ये कहें कि मेरे साथ का कोई संपर्क में है, कोई कांग्रेस का आदमी जो है इनका फोन तक नहीं उठा रहा है भाजपाइयों का। एमएलए की तो बात छोड़ दो, उनको पता है कि इन लोगों ने क्या दुर्दशा बनाई है। सर, आप कह रहे हैं कि 9 विधायकों ने सरकार गिराने की खबर, जब आपके पास एविडेंस थे तो पहली बात तो जो चुनाव उनके साथ आप चुनाव करवा सकते थे। अगर नहीं करवाने थे तो क्या इनको घर नहीं बिठा सकते थे? आपने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय विधानसभा स्पीकर में इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या इन्हीं चेहरों को चुनाव करवाना जरूरी था? जैसे 3 निर्दलीय जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इनका निष्कासन नहीं हो सकता? इनके पास तो सरकार के पास पूरे एविडेंस थे। ऐसा है, निष्कासन का फैसला ना तो आपको करना ना मुझे करना। ये फैसला जो है ऑनरेबल स्पीकर का है, और स्पीकर जो है
उन्होंने अपने विवेक से फैसला दिया। स्पीकर ने कब फैसला करना है, कब नहीं करना है, ये तो हाई कोर्ट कह चुकी है कि हम भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उस पे आप और मैं उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? सर सरकार तो आपके, स्पीकर भी आपके। अरे भाई, स्पीकर कौन कहता है कि सरकार के है? स्पीकर एक सर्वोच्च संस्था है। स्पीकर सर्वोच्च संस्था है। आपने कल पार्लियामेंट में भी देखा होगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि स्पीकर जो है मोदी जी से झुक के मिले और मुझसे सीधे मिले। वहां भी ये मसला उठा कि स्पीकर जो है सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। वो ना तो प्रधानमंत्री के आगे झुक सकता है, ना ही जो है वो किसी अन्य के आगे झुक सकता है। ऐसे ही प्रदेश में भी जो स्पीकर है, और हमारे स्पीकर बहुत लर्नर्ड स्पीकर है, कोई एडवोकेट बाय प्रोफेशन है, और मैं समझता हूं कि 9 सीटों को डिसाइड करना, और उनके समय में ये बात आई और उन्होंने जो फैसले दिए हैं ये कलम बंद होंगे। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लिखे जाएंगे फैसले कि किस ढंग से थे। तो इसलिए 6 लोग कांग्रेस के थे। कांग्रेस के लोगों को जो के ऊपर जो एक्शन होना था और जो इंडिपेंडेंट्स के सुनवाई होनी थी, सारे चैनल्स अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने अपने विवेक से फैसला किया। और आज ये हकीकत है कि प्रदेश में हमारे 38 एमएलए हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, और ये भी हकीकत होगी 7 दिन के बाद आपके सामने आ जाएगा कि हम जो जितने से चले थे उस मार्ग को हम पार कर जाएंगे। तो इसलिए अब जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, हिमाचल प्रदेश को जवाब देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, 6 महीने तक प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना, चुनाव हुए, 9 चुनाव हुए, सब कुछ होने के बाद बैक टू स्क्वायर वन, जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे पहुंच गई। तो किया क्या आप लोगों ने? जयराम में मुद्दों में बात नहीं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जयराम भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, ऐसा ना। अब मैं सुन रहा था जयराम जी को किस बात की परेशानी है कि हम डेरा में एसपी का दफ्तर खोल रहे हैं, तो उनको क्या वो चाहते हैं ना खोला जाए? उन्होंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एससी ऑफिस की मसला उठा रहे थे। अरे भाई, अगर डेरा में एसपी का दफ्तर खुल रहा है या एससी का दफ्तर खुल रहा है या कोई और दफ्तर खुल रहा है, अभी से आपकी आंख में आगे आंसू अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। अभी तो 10 तारीख के बाद क्या क्या खुलेगा डेरा के भाग्य का, वो आपको पता लगेगा। सरकार कांग्रेस की है, 3.5 साल सरकार रहेगी। कमलेश ठाकुर उसके एमएलए होंगे, कमलेश ठाकुर उसके एमएलए होंगे, और इस बात में तो कोई, मुझे कहते हुए कोई ग्रेज नहीं होता। भाई, पत्नी की बात कौन नहीं मानता? अब नेचुरली जो वो कहेंगी उसके मुताबिक विकास होगा, कल्याण भी होगा, गरीब की सेवा भी होगी। तो इसलिए ये ऊपर वाले ने लिखा था कि 1.5 साल के बाद, भाग्य में इतना ही था कि 1.5 साल के बाद कमलेश जी आएंगी और वो जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। घोषणा पत्र में किसानों की बात की गई थी और बेरोजगारी की बात की गई। इतना दूर खरीदा गया अभी तक 1.5 साल में किसानों से, और गोबर खरीदा गया, और बेरोजगारों के लिए जो 13 में अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या अलग से मैनिफेस्टो रहेगा कांग्रेस का कि पुराने रहेगा? ऐसा है कि दिन 7 रह गए हैं, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, दोनों आपस में मिलकर बात करेंगे। तो कोंगडैम हॉस्टल की बात नहीं हो रही है, 50 सालों से दर की ठोकरें खा रहे हैं। कौन? कोंगडैम हॉस्टल। और ठीक है, ये इश्यूज हैं जो हमारे बांध बने हिमाचल प्रदेश में, लोग हमारे उजड़े, और उनके उजड़ने के बाद जो है जो रिलीफ की बातें हैं वो समय पे सारी सरकारें उठाती भी रही हैं, और अब भी इनके सॉल्यूशंस की बातें होंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कमलेश ठाकुर के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के बाद ऐसे मुद्दों में काफ़ी तेजी आएगी उनको हल करने के लिए। सर, डेरा के निर्दलीय विधायक कहते हैं कि जी आप शिमला के लिए वोल्वो चला रहे हैं, लेकिन मैंने कम से कम आप बसों के लिए डिमांड की थी जो हरकतों से चलनी थी, तो बस स्टैंड होना था, वो तो बसें आपने चलाई नहीं। ऐसा है, अभी कमलेश ठाकुर 7 दिन के बाद एमएलए बनेंगी तो कहेंगी वो सारी बसें चला देंगे। जीत के प्रति कितने सुनिश्चित हैं आप?
अरे अरे आप लोग तो लोकल, 110% जीत के प्रति सुनिश्चित है। कांग्रेस कितनी प्रतिशत? यार आप जो है ना बीजेपी के, आप 110। आप जो है भाजपा के स्पोक्स पर्सन की तरह मेरे पास बात मत रखो। मैं भी 20 साल पत्रकार रहा हूँ, मुझे मालूम है। आप हमारे से ये बात नहीं कर सर, एक सकते। प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा नहीं हूँ। सुनिए, आप सुनिए यार, मैं पत्रकार रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी पत्रकार की ऐसे सर, मुझे भी एक पता है, मैं मिनट स्पोक्स एक पर्सन मिनट नहीं एक कर मिनट रहा। आपके 4 सवाल आ गए, चारों सवाल आप एक दिशा में कर रहे हैं, मतलब एक दिशा में कर रहे सवाल करना हैं। है। सवाल नहीं है, इतनी प्रेस यहाँ पे बैठी है, आपने सवाल किया, हमने आपको कह दिया कि हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, बस 100% जीत रहे हैं। और 10 तारीख के बाद जो है 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 13 तारीख को हम वापिस आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं और फिर आपसे बात होगी। गुड। आपके लिए भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है, कृपया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उन्नत था। 1 पॉइंट दिन रात कर रहे लोग, कष्ट करके।